द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है माननीय पंकज कुमार त्रिपाठी सर। यूपी एजीएस रूल्स 1975 में जो 16th अमेंडमेंट किया गया है, तो सर वो कैसे प्रभावित कर रहा है तैयारी करने वालों को? भावनी, ये बहुत ही अद्यतन प्रश्न है। बिल्कुल आज के समय के लिए बहुत जरूरी है कि एक तो बहुत दिनों की इंतजार के बाद एचजीएस की वैकेंसी आई है और वैकेंसी आ जाने के बाद ये संशोधन आया है। ये इस तरह से प्रभावित कर रहा है कि पहले कोई भी अधिवक्ता जिसकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी हो और जो 7 वर्ष का अनुभव रखता हो वो इस परीक्षा में बैठ सकता था, 7 वर्ष कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब एक शर्त लगा दी गई है इसमें, जो इस प्रकार है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम एमंगस्ट एडवोकेट्स हु हैव बीन फॉर नॉट लेस देन 7 years प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट एज ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। ये तो ज्यों का त्यों है, मतलब जिस दिन फॉर्म भरना है उससे पहले कम से कम 7 वर्ष की लगातार प्रैक्टिस हो। Provided that only such advocates shall be permitted to appear in the examination process who have been engaged independently। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इन्होंने कह दिया, independently for conducting not less than 30 cases other than bunch cases for general category। Yes sir। and not less than 24 cases other than bunch cases for a person who belongs from OBC, SC or ST community। और ये देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 24 केसेस इन्होंने कर दिया रिजर्व कैटेगरी के लिए। और इसमें भी ये 30 केसेस या 24 केसेस हैं वो प्रीसीडिंग 3 years में होने चाहिए, यानी कि जो लास्ट के 3 साल हैं उसमें जनरल कैटेगरी वाले का 30 केस इंडिपेंडेंट हो और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो 24 केसेस में उनका नाम वकालतनामा में अकेले हो, इंडिपेंडेंटली हो। तो ये इस रूप में प्रभावित कर रहा है कि जिन लोगों के नाम इंडिपेंडेंटली नहीं है, पृथक रूप से नहीं है, अब वे एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, शैल नॉट बी परमिटेड, अब उनको अनुमति नहीं मिलेगी। तो इस रूप में प्रभावित कर रहा है कि पहले जहां केवल अधिवक्ता होना यानी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना और 7 वर्ष की अवधि होना, 35 वर्ष की आयु होना, ये 3 योग्यता पर्याप्त थी। अब इसमें एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में पृथक रूप से विगत 3 वर्षों में जनरल कैटेगरी के लिए 30 केसेस में और रिजर्व कैटेगरी के लिए 24 केसेस में वकालतनामा होना जरूरी हो गया। सर तो ये कहीं ना कहीं तो ये प्रभावित करेगा ना, क्योंकि जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये रूल पहले तो था नहीं, या तो इसको 7 साल बाद लागू करें, क्योंकि उनको तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी। और हम लोग जनरली जो केसेस फाइल करते हैं तो होता क्या है कि जब आप नहीं अपीयर हैं कोर्ट में तो वो केस आपका खारिज हो जाता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग बंच में ही वकालतनामा लगाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो लोग अभी एजीएस देने जा रहे हैं उनके पास ऐसे 30 केसेस, बहुत सारे ऐसे लॉयर्स उनके पास नहीं होंगे, तो अब वो बेचारे क्या करें? देखिए, ये आपने बहुत सही कहा। 1999 और 2001 में सीपीसी में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अमेंडमेंट किया ऑर्डर 17 में कि अब इस आधार पर किसी केस को एडजॉर्न नहीं किया जाएगा कि एडवोकेट महोदय किसी दूसरे कोर्ट में बिजी हैं। ठीक, और हम सब जो लोग कोर्ट में जाते हैं वो जानते हैं कि कहीं भी आपका केस हियरिंग पर किस टाइम पर आएगा वो टाइम फिक्स नहीं हो सकता। तो ऐसे में हम एक दिन हमारा कोई 3 केस लगा है तो हम यहां होंगे या वहां होंगे या वहां होंगे, उस एग्जैक्ट टाइम पर कहां होंगे ये फिक्स नहीं हो सकता। और यहां या वहां होने का बचाव नहीं मिलेगा, केस खारिज हो जाएगा। क्लाइंट कहेगा हमने आपको फीस दिया था, आप उस समय क्यों वहां मौजूद नहीं थे। तो इससे बचने के लिए ही बंच केसेस का एक प्रोसेस निकाले थे एडवोकेट लोग कि अब तो शायद ही कोई ऐसा हो जो किसी केस में सिंगल नाम लगाता हो। हर कोई अपने जूनियर का या सीनियर के साथ जहां होता है वहां सीनियर का, या फिर अपने फ्रेंड्स का नाम जोड़ देता है, कलीग्स का नाम जोड़ देता है, जिससे कि अगर उस दिन वो किसी और कोर्ट में एंगेज हो या मान लेते हैं बीमार हो या कुछ भी हो तो उसका केस खारिज न हो जाए नॉन एब्सेंस में। तो मेरी समझ से ये बहुत खतरनाक नियम बना है
कि अब लोग बेंच में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, खासकर वे लोग जिनका इरादा आगे जाकर के एचजीएस में बैठने का होगा। और दूसरी बात यह है कि इंडिपेंडेंटली वकालत भी नहीं हो सकती। आप तो कोर्ट में है, आप जान रही हैं कि वकालत का काम इंडिपेंडेंटली एक क्लाइंट से तो हो सकता है, बट क्लाइंट से लगाए कोर्ट तक नहीं हो सकता। हर जगह जूनियर्स को साथ में लेना पड़ता है, और जूनियर को सबसे बड़ी जो फीस होती है सीनियर की ओर से वो यही होती है कि वकालतनामा में उनका नाम होता है जी। अगर हम जूनियर हैं, नए हैं, तो हमारा कोई केस हम अकेले उसको फाइट नहीं कर पाते हैं, इसी नाते जूनियर बनते हैं। सीनियर का नाम नहीं होगा तो कैसे वहां प्लीड करेंगे, तो उसमें भी हम नाम दूसरे का डालेंगे। और अगर हम सीनियर हैं, कोई जूनियर आएगा तो अपने साथ ही डालेंगे। तो ये जो कंडीशन लगाई गई है थोड़ी इलॉजिकल है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस कंडीशन का, जबकि ऐसी ही कंडीशन झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में पहले से लग चुकी है, लेकिन मेरे समझ में यह नहीं आता कि इस कंडीशन का एचजेएस के एग्जाम में बैठने वाले की योग्यता से क्या मतलब। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास ऐसे एडवोकेट्स आए जो प्रैक्टिसिंग हो, तो आप इस तरह के सवाल करिए कि अगर वो प्रैक्टिस किए होंगे तो जवाब दे पाएंगे, नहीं किए होंगे तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्या जो एडवोकेसी कर रहे हैं और मान लेते हैं कि उनको केस भी मिल गए, तो क्या वो क्वालिफाइड हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट हैं जज बनने के लिए। दूसरी बात कि जो लोग वकालत में हैं, क्या वे एचजेएस के सारे पेपर को तैयार करेंगे। सपोज करिए आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं, आप क्रिमिनल केसेस देखती हैं तो आप सीआरपीसी 482 देखेंगी, आप आर्टिकल 226 भी देखेंगी, हाई कोर्ट का पावर है। बिल्कुल। आप 376 देखेंगी, आप 377, 378 देखेंगी, आप रिवीजन में आ गई 401 देखेंगी, मान लिया। लेकिन वहां तो पूछेगा एचजेएस के एग्जाम में चकबंदी के मुकदमे, तो यहां प्रैक्टिस करने वाले वकील का उस मुकदमे पर तो कोई अनुभव नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिस इसलिए कंपलसरी कर रहे हैं कि ताकि एचजेएस में जो आए उसको वकालत का और जस्टिस का कुछ नॉलेज हो, तो नॉलेज भी पर्टिकुलर सेगमेंट में होगा जिस कोर्ट में, जिस विंग में वो प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रिब्यूनल में वकालत करते हैं, और ट्रिब्यूनल में जिन कानून में वकालत होती है उनमें से कोई भी कानून सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। अब आप बताइए कि यूपी पंचायत राज एक्ट आपके सिलेबस में है, तो जो तहसील में वकालत कर रहा है उस एडवोकेट को सीआरपीसी और सीपीसी दोनों का क्यों ज्ञान होगा उस तरह से, जिस तरह से ज्ञान सिविल अदालत में प्रैक्टिस करने वाले को होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहा है। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि जो प्रैक्टिस भी करेगा उसे सारे कानून का ज्ञान हो जाएगा। दूसरी बात कि एडवोकेट जिस क्लाइंट का केस देखता है बेसिकली उस केस को देखता है, उस केस के अकॉर्डिंग वो लॉ सर्च करता है, रूलिंग सर्च करता है, प्लीट करता है। हम लोग भी ऐसे ही प्रिपरेशन सब यही करते हैं, क्योंकि उसको सीखना नहीं होता है बल्कि अपने क्लाइंट को डिलीवरी ऑफ जस्टिस करना होता है जो हमारा क्लाइंट चाहता है। तो ये कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि इस कंडीशन को लगा देने से अच्छे जजेज आने लगेंगे। मेरा एकदम साफ मानना है कि इससे जजेज की जो क्वालिटी है वो डाउन होगी। पर वो सर, वो तो एक बात की बात है, बट अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अब वो क्या करें, अब ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हाँ, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए दो ग्राउंड है इसके खिलाफ रिलीफ लेने का, और दोनों ही ग्राउंड हम पीआईएल के जरिए कोर्ट में ला सकते हैं, या कोई अकेले भी रिट फाइल कर सकता है जो एलिजिबल है। आपने एक एग्जाम के लिए एक रूल बना रखा है, उसमें एडवोकेट्स को आप एक राइट, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू बी अपॉइंटेड एज जज विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। आप एज के अकॉर्डिंग एक मिनिमम और एक मैक्सिमम एज बनाए हुए हैं, एडवोकेसी की 7 ईयर की कंडीशन लगाए हुए हैं, उतना हम क्वालिफाई कर लेंगे तो हम एग्जाम में बैठने लायक हैं। इस रूल की सूचना हमें कब से थी? 7 साल पहले से। इसीलिए हम 7 साल में उस क्वालिफिकेशन को तैयार किए। अब आपने एकाएक रूल को चेंज कर दिया।
हमें तो यह खबर नहीं थी कि आपके पैमाने में एडवोकेट की मीनिंग ही बदल दी जाएगी। तो ठीक है कि किसी का इस तरह का राइट नहीं है कि रिक्रूटमेंट के रूल्स न बदले जाएं, लेकिन जिस रूल्स की कंडीशन 7 ईयर से तय होती है और आपने उसको 3 ईयर्स के लिए चेंज किया, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, तो कम से कम आफ्टर 3 ईयर्स को लागू किया जाए। यह तो हमारा नेचुरल राइट बन रहा है। नेचुरल राइट का मतलब बिना हमको अपॉर्चुनिटी दिए कि हम अपने को इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, आपने रूल को बदल दिया और हमें बाहर कर दिया। जिस किसी ने अकेले वकालतनामा भरा और जिन लोगों ने बंच में साइन किया था, आपने पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि आगे चल करके डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बनेगा। तो मेरी समझ से इस पर पीआईएल के जरिए एक रिट पढ़नी चाहिए हाई कोर्ट में और इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। आप इसको ट्रेनिंग का पार्ट बनाइए कि जब कोई एचजीएस में क्वालिफाई हो जाएगा, देन उसको 1 साल आप ऐसी जगह रखेंगे कि वो सारा प्रैक्टिस देखे, और आप रखते भी हैं। आईएएस की ट्रेनिंग कहां कहां होती है। अब आप फॉर्म भरने के लिए कह देंगे कि ग्रेजुएशन के बाद यहां घुमा हो, ये ठीक नहीं। हाँ, तो इसमें जो 2 रिलीफ मांगनी है हमको, वो ये है, एक तो हम ये मांगे कि इसको पूरी तरह खत्म कर दें, और अगर पूरी तरह नहीं खत्म कर रहे हैं तो कम से कम इसको 3 साल के बाद लागू करें। हमें वक्त है। बिल्कुल। आज सर सब बहुत परेशान भी थे, हम लोग हाईकोर्ट में थे, हमारे कलीग्स हैं, सारे लॉयर्स हैं, वो लोग सब यही टॉपिक पे बात कर रहे थे कि अब हम लोग कैसे फॉर्म डाल पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, हमारे साथ तो बड़ा गलत हो रहा है। हाँ, मेरे तमाम विद्यार्थियों का फोन आ रहा है जो एचजीएस के एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, गाइडेंस लेते हैं मुझसे पीवीपी लॉ में, वो लोग भी इस बात से परेशान हैं। तो इसका एक ही रिलीफ है कि हम इसके लिए कोर्ट की शरण में जाएं और कम से कम इतना करवाएं कि ये 3 साल के बाद लागू करें, जिससे कि अब से लोग तैयार होकर के सिंगल अपना वकालतनामा भरे। लेकिन जब ये यहां पर यह कर रहे हैं तो फिर कहीं कोई अन्य कोर्ट में इंगेज है, उसे कैसे बैलेंस किया जाएगा। अगर आप कहेंगे आप बहुत सारे केस मत लीजिए, कौन सी तारीख लगेगी हमारे बस की बात नहीं है कानूनन। ये जज और कोर्ट तय करेगा किस डेट पर लगेगा मुकदमा। डेट पर लग गया और उसी डेट पर वहां भी लगा, हियरिंग साथ में आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं। आपने लिखा है कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि ऐसा होगा कि एक साथ 2 केस आपके 2 कोर्ट में लग जाए, तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। यानी ये बिना समुचित अध्ययन के बनाया गया नियम है, और जिन किन्हीं राज्यों में ये बना है उन सभी को चैलेंज किया जाना चाहिए। सबको चैलेंज करेंगे तो हम हर जगह के हाई कोर्ट्स में करें या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में करें। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहां उत्तर प्रदेश में हम लखनऊ बेंच में इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। तो सर आप चैलेंज करने जा रहे हैं तो सारे जितने भी लॉयर्स हैं सब आपके साथ आके कम्युनिकेट करके ये कर ही सकते कर सकते हैं। वैसे भी कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हम इस परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार कराते हैं। हमारे पास तमाम विद्यार्थी हैं और चाहे कोई भी करेगा, सबके रिट्स जो है एक साथ क्लब हो जाएंगे। तो अगर कोई संपर्क करना चाह रहा है, साथ में जुड़ना चाह रहा है, तो ठीक है, साथ में करेंगे, लेकिन इसको चैलेंज करना होगा। नहीं सर, जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। मैं आप सभी लॉयर्स से, हमारे देखने वाले दर्शकों से ये अपील करती हूँ कि जिनको भी जुड़ना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको ये सूचना पहुँच सके।